देखो पढ़ाना क्या है आज, एड्स। ठीक है, एड्स में कोई भी टॉपिक आपको हम लिख पाएंगे नहीं। जो भी टॉपिक है कुछ नहीं भूलेगा, जो भी है पूरा इसमें डिस्क्रिप्शन मैंने दे रखा है, एक एक चीज। ठीक है, एक एक चीज इसमें हमने दे रखा हुआ है। सबसे पहले देखो एड्स, एड्स है क्या? ठीक है, HIV क्या है? ये एक वायरस है जिसको हम क्या बोलते हैं, HIV बोलते हैं, और उस रोग को क्या बोलते हैं, एड्स। है क्या? तो HIV का फुल फॉर्म है क्या? ह्यूमन एमिनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, जो क्या करता है, ह्यूमन की, ध्यान से सुनते जाना, जो क्या करता है, ह्यूमन की, किसकी? ह्यूमन की। ह्यूमन मीन्स मनुष्य की। मनुष्य की क्या करता है, इम्यून सिस्टम को, इम्यून सिस्टम का मतलब है प्रतिरक्षा तंत्र, मतलब ये मनुष्य की प्रतिरक्षा तंत्र, हमारी जो इम्यून सिस्टम है मीन्स रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसमें डिफिशियंसी लाता है। डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा, डिफिशियंसी डिसीज है ना, डिफिशियंसी डिसीज पढ़ी होंगी। इसी तरह से ये हमारे बॉडी की इम्यूनो डिफिशियंसी को क्या करता है, मीन्स ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या कर देता है, कम कर देता है। क्या कर देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वायरस। मतलब ऐसा वायरस जो मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी ला देता है या उसको कम कर देता है, उसको हम HIV कहते हैं, एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर मीन्स क्या होता है, ग्रहण करना। एक्वायर मीन्स ग्रहण करना, ये एड्स का फुल फॉर्म है आपका एक्वायर। एक्वायर मीन्स होता है ग्रहण करना, जिस चीज को हाँ ठीक है, इसको इम्यूनो डिफिशियंसी, हमारे शरीर की इम्यूनो सिस्टम को कम करना। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं, बीमारी कहते हैं। इसके बाद इसकी हिस्ट्री देख लो, तो हिस्ट्री क्या है इसकी, तो हिस्ट्री है HIV। HIV को सबसे पहले कहाँ देखा गया हुआ था, तो HIV हैड ओरिजिनेटेड इन, और HIV सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुआ था या देखा गया हुआ था, तो ध्यान रखिएगा HIV सबसे पहले देखा गया था कहाँ, किनशासा। कहाँ देखा गया था, किनशासा में देखा गया हुआ था, किनशासा। ध्यान रखिएगा, किनशासा में देखा गया हुआ था। ठीक है, कहाँ देखा गया था, किनशासा में। कहाँ, किनशासा। ठीक है, और वो भी कब देखा गया हुआ था, 1920 में। और सबसे पहले किस में देखा गया हुआ था, तो चिंपैंजी में देखा गया हुआ था। किसमें, चिंपैंजी। सबसे पहले एड्स वायरस को चिंपैंजी में देखा गया था और उससे फिर मनुष्य में आया है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका वायरस के बारे में। किसके बारे में, वायरस के बारे में। तो वायरस के बारे में हम आप लोगों को बता ही चुके हैं पहले से ही कि वायरस है क्या। तो वायरस कितने लेयर से मिलकर बना है, कितने कितने, कौन कौन सी, कैप्सिड और एनवलप। ठीक है, और एक और होता है कोर। क्या, कोर। कोर, कैप्सिड और एनवलप। कोर कहाँ होता है, तो जहां पर न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है उसको हम कोर कहते हैं। कोर के चारों तरफ जो लगा होता है उसको हम कैप्सिड कहते हैं। ठीक है, और कैप्सिड के चारों तरफ लेयर जो पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, एनवलप कहते हैं। एनवलप के नीचे आपके रिंग के जैसी संरचना पाई जाती है, एक मैट्रिक्स की तरल पदार्थ की लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स के चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है जिसको हम इनवलप कहते हैं। क्या कहते हैं, इनवलप। इनवलप के चारों तरफ देखो हमने कील के जैसी संरचना बना रखी है। जिस तरह से आपकी एक कील होती है, कील के जैसी हमने संरचना बना रखी है, बना रखी है ना, जो किसकी बनी होती है, जीपी की। किसकी, जीपी की बनी होती है। जीपी किसको कहते हैं, तो जीपी कहते हैं, ये लिखा हुआ है ग्लाइकोप्रोटीन। किसकी बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन। और ये जो हमारी ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई ये लेयर होती है, ये कितने भागों से मिलकर बनी होती है, तो ये दो भागों से मिलकर बनी होती है। ऊपर की जो लेयर होती है मीन्स ग्लाइकोप्रोटीन कितने भाग पाए जाते हैं, तो ग्लाइकोप्रोटीन के दो भाग होते हैं।
ठीक है, कौन कौन से? तो ग्लाइकोप्रोटीन होता है कौन सा? 41 और ग्लाइकोप्रोटीन 120। कौन कौन सा? ग्लाइकोप्रोटीन 41 और ग्लाइकोप्रोटीन 120। तो ग्लाइकोप्रोटीन 41 का होगा, तो ये जो नीचे की संरचना होती है ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं GP41। क्या कहते हैं? GP41। और ऊपर की ये जो संरचना होती है इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं GP120। क्या कहते हैं? GP120। ठीक है, तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन हुआ वायरस का। और थोड़ा सा इसमें भी देख लो, जो हमारा वायरस होता है, वायरस के केंद्र में जो न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है वो क्या होता है? आरएनए। क्या होता है? वायरस में क्या पाया जाता है? आरएनए। क्या होता है? आरएनए। ठीक है, आरएनए के साथ साथ इसमें 3 प्रकार के एंजाइम भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहते हैं, इंटीग्रेज एंजाइम कहते हैं और प्रोटीएज एंजाइम कहते हैं। कौन कौन से? इसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इंटीग्रेज एंजाइम और प्रोटीएज एंजाइम। ठीक है, हाँ, ये कोर में पाए जाते हैं। कहाँ पर? न्यूक्लिक अम्ल के पास। क्यों? क्योंकि जब ये वायरस हम ह्यूमन बींग्स के सेल के अंदर जाएगा तो इन एंजाइम्स के अपने अपने अलग अलग कार्य होते हैं, जो अभी लाइफ साइकिल में पढ़ा है। हाँ, कैप्सिड लेयर के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे एंजाइम होते हैं जो हमारे कोर में पाए जाते हैं, वो भी न्यूक्लिक अम्ल के साथ। कौन कौन सा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इंटीग्रेज एंजाइम और प्रोटीएज एंजाइम। ये 3 एंजाइम होते हैं जो न्यूक्लिक अम्ल के साथ हमारे लगे होते हैं। अब आ जाओ लाइफ साइकिल में कि हमारा एड्स की लाइफ साइकिल क्या होती है। तो यहाँ तक में अभी तक किसी को कोई दिक्कत? क्या? तभी तो चिंपैंजी। अब देखो, एड्स, सिंपल सी बात आती है कि एड्स रोग फैलता कैसे है। लाइफ साइकिल को खत्म हम बाद में करेंगे, लेकिन एड्स रोग फैलता कैसे है, कैसे ये होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो बुक लैंग्वेज आप लोग जानते हो कि जो एड्स होता है, जब एड्स तभी फैलता है जब हम किसी न किसी के कांटेक्ट में आते हैं। तो भैया देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 2 पर्सन है, एक सेकंड फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन। हम कहें कि हम भाई अकेले हैं। हाँ सर, आप जो बोल रहे हैं इसमें तो एक से दूसरे में गए ना, इसका निर्माण कहाँ होगा? बता रहे हैं ना, बता रहे हैं। ओके, जो एड्स वायरस होता है ध्यान रखिएगा, कभी भी सिंगल नहीं होगा। एड्स वायरस कभी सिंगल से नहीं फैलेगा। अब जैसे हम अकेले रह रहे हैं, अब आप कहो कि हमको एड्स हो जाए, नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि जब हम किसी से मिलते ही नहीं है ना, तो हमें किसी से मतलब है, तो हमें रोग क्यों होगा? नहीं हो सकता। अगर एड्स रोग की आप बात करो तो एड्स रोग होने के लिए, फैलने के लिए 2 व्यक्तियों की होनी जरूरत है। 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है, और उनमें से एक व्यक्ति का इन्फेक्टेड होना जरूरी है। एक व्यक्ति जब तक इन्फेक्टेड नहीं होगा तब तक वह रोग दूसरे में स्थानांतरित नहीं होगा। बात समझ में आई? ठीक है, अब जैसे भाई कई लोगों की, जैसे कोई है तो मुसलमानों में यहाँ थोड़ा प्रथा पाई जाती है कि वो एक से अधिक शादियाँ करते हैं, है ना। पहली कर ली, दूसरी कर ली, तीसरी कर ली, चौथी कर ली, लेकिन हम लोगों में ऐसी कोई प्रथा नहीं है। लेकिन फिर भी हिंदुओं में भी कई की 2-2 शादियाँ हुई, है ना, हैं, अभी भी हैं, लेकिन एक्सपोज नहीं करें। 2-2 शादियाँ हुई। ठीक है, तो एड्स ऐसे ही लोगों से फैलता है जब वो कई लोगों के संपर्क में आते हैं। कई लोगों के संपर्क में आने से अब उनमें से, जैसे 1, 2, 3, 4, ये 4 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं। इन 4 व्यक्तियों में से भाई हमको ये नहीं पता है कि इन 4 में से किसको एड्स है। हमने चारों के साथ सेक्सुअल अटैचमेंट बनाया,
ठीक है, लेकिन पता चला तीसरा नंबर एड्स से ग्रसित था। पहले तो ये व्यक्ति ग्रसित हुआ, ये व्यक्ति तीसरे नंबर से ग्रसित हुआ, लेकिन इसी व्यक्ति ने चौथे नंबर के साथ सेक्सुअल अटैचमेंट में आया, तो ये तो ग्रसित ही हो गया। लेकिन इसने क्या किया, इस चौथे नंबर को भी ग्रसित कर दिया। लेकिन जब ये चौथा नंबर किसी और के कांटेक्ट में जाएगा तो ये व्यक्ति उस अगले नंबर को भी क्या कर देगा, ग्रसित कर देगा। फिर अगला नंबर अगले को ग्रसित करेगा। मीन्स ये जो रोग है जब तक कांटेक्ट में नहीं आएंगे तब तक नहीं फैलने वाला। सेक्सुअल अटैचमेंट के दौरान चाहे वो माउथ टू माउथ किसिंग हो, ठीक है, चाहे वो सेक्सुअल कॉपुलेशन हो, कुछ भी हो, म्यूकस का स्थानांतरित होना एड्स का कारण बन जाता है। अब जैसे माउथ टू माउथ आपने किस किया तो भैया ऐसा तो नहीं है कि जब आप माउथ टू माउथ किस कर रहे हैं तो इसके पहले मुंह खोलकर सुखाएंगे, म्यूकस सूख जाए, ऐसा तो नहीं है ना। पता चलता है कि माउथ टू माउथ किस कर रहे हैं, होंठ में छाले हैं, खुड़िया है या पस निकली हुई है, कोई घाव है या नहीं भी है तो लार तो है ना, है। अब फिर किस किया जिसके कारण हमको ये नहीं पता कि सामने वाले व्यक्ति को क्या है, लेकिन उसका म्यूकस हमारे मुंह के अंदर जैसे ही आता है तो उसके साथ साथ वह वायरस भी हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है ना। तो ये हमारा एड्स वायरस का ट्रांसमिटेड है। केवल ये बस नहीं है कि सेक्सुअल अटैचमेंट के दौरान ही एड्स फैलेगा, भैया दूर से प्रणाम बताएंगे और जिस दिन बताएंगे उस दिन निकल आएंगे तो क्योंकि देखो कारण भैया देखो लक्षण तो बता देंगे, लक्षण बता देंगे। जैसे कई लोगों को हम बता दें कि भैया अगर तुम्हें कमजोरी महसूस हो, ठीक है, जोड़ों में दर्द होने लगे, खांसी आए, कफ निकलने लगे, ठीक है, और प्रॉब्लम होने, इसका मतलब तुम्हें टीबी हो। धोखे से अगर आपको खांसी आ रही है, जुखाम के साथ आपको कफ भी निकल रहा यार, सर ने पढ़ाया, खांस रहे हैं तो यार कफ निकल रहा यार, कहीं टीबी तो नहीं हो गई, और टेंशन में मरे जा रहे हैं, पापा से कह नहीं पा रहे हैं कि पापा चेकअप करवाओ, शायद हमको टीबी हो गई है, सबने पढ़ाया था हमको, हम क्या करते। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपका कफ है जो जुकाम के कारण निकल रहा। लेकिन जब आपको सिम्टम्स पता चल जाते हैं, लक्षण पता चल जाते हैं, और वो लक्षण जब आप अपने ऊपर देखते हो तो आपको टेंशन होने लगती है, और टेंशन जब होती है तो आप बीमार ज़्यादा पड़ने लगते हो, और जब बीमार पड़ने लगते हो तो खाना नहीं खाते हो, और खाना नहीं खाते हो तो अंत में क्या हो जाता है, आप निपट जाते हो, और जब निपट जाते हो तो घर वाले लोन रखते कि साले को कुछ था नहीं, बताऊँ बेचारा टेंशन में मर गया, है कि नहीं। 10 बार हमने कहा कि टेंशन मत लो, कुछ नहीं है, लेकिन नहीं, टेंशन में मर गया मेरा लड़का, बताओ मैं क्या। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए सिम्टम्स बहुत कम बताते हैं, बहुत कम है। वो तो एक ठो है बताया, एक ठो है बताया था, एक ठो में तुम देखो इतनी बुरा आ गई है। और अगर मैं पूरे सिम्टम्स बता दूंगा तो क्या हो, आगे सुनो। सर ये तो फैलना हुआ, लेकिन आप बता रहे हैं सबसे पहले एड्स वायरस चिंपैंजी में देखा गया, तो क्या लक्षण उसमें दिखे कि कहा गया कि इसको एड्स वायरस है, उसका नाम क्या है? ये तो आप बता रहे हैं कि ये तो फैल रहा है, इसके माध्यम से फैलता है। आगे सबसे पहले क्या हुआ, जो चिंपैंजी था, चिंपैंजी में इस वायरस को देखा गया, लेकिन उस समय इसको नाम नहीं दिया गया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका में कुछ ऐसे लड़के थे जो रईस जादे खानदान के थे, ठीक है, वो क्या करते थे, जो कमरा बुक किए हुए थे अलग से अपने लिए केवल ऐश करने के लिए, और वो ऐश क्या करते थे, वो समलैंगिक थे, मतलब उन्हें और किसी से मतलब नहीं था, उन्हें केवल अपने आप से मतलब था। 5-6 लड़के थे, लड़के ही लड़के। अब सुनना यहाँ, लड़के ही लड़के थे, उन्हें और लड़कियाँ थी ही नहीं,
लेकिन वहाँ पर रहते थे, चरस, गांजा, अफीम, सिगरेट, दारू सब वो करते थे। मतलब कंटिन्यू वहाँ पर उनका केवल यही काम चलता था। कई दिनों तक वो वहाँ रहे, एंजॉय करते करते जब ये हुआ कि भाई बगल वाले ने देखा कि यार ये लड़के यहाँ रहते हैं, अब काफ़ी दिन से बाहर नहीं निकले हैं, क्या बात है। तो जब पुलिस को बुलाया गया, पुलिस ने उस गेट को खोला। खोलने के बाद देखा कि वहाँ पर लड़के बीमार पड़े हुए थे, सबके सब एक साइड से बीमार पड़े हुए थे। तो जब उनका टेस्ट हुआ तो उन्होंने देखा कि इनको ढेर सारी बीमारियां हैं, जैसे न्यूमोनिया हो गया, टाइफाइड हो गया, ढेर सारी इनको बीमारियां थी। जब इनका और टेस्ट हुआ तो पता चला कि इनकी बॉडी से WBC पूरी तरह से खत्म हो गई। हमने 10 क्लास में कई बार बताया है कि एड्स का कारण केवल सेक्सुअल अटैचमेंट नहीं है, वो तो फैलने का कारण है, वो फैलने का कारण है। बात समझ में आ रही है? वो फैलने का कारण है कि भाई जैसे कोरोना, जब तक हम किसी के अटैचमेंट में नहीं आएंगे। अब जैसे ये मोबाइल है, हमने इसको छुआ, ठीक है, ये मोबाइल किसी और का है, हम रखा है, हमने इसको छुआ, अब पता चला उसको पहले से कोरोना था, हमने उसको छुआ, बड़ा नीक मोबाइल है, चलो जेब में डाल लेते। हमने जेब में तो डाल दिया, लेकिन हमको ये नहीं पता कि हमने जेब में मोबाइल के साथ साथ कोरोना वायरस को भी डाल लिया। अब उस वायरस को हम खीसा में भर के चले आ रहे हैं घर है। अब पता चला शाम को कुकर माफी खांपने लगे, खांसी आने लगी, पता चला हमको क्या हो गया, कोरोना हो गया। कहाँ से हो गया? तब हमारा खपड़ी में एकदम से झटका लगा कि यार हाँ वो मोबाइल हमरे जेब में पड़ा। यही है कमबख्त कोरोना का कारण। तो भाई जब तक हम किसी के संपर्क में नहीं आएंगे तब तक वो रोग फैलेगा नहीं, ठीक है। हमने बता रखा है कि एड्स फैलने का कारण है हमारे बॉडी से WBC का खत्म होना, ठीक है। WBC का खत्म हो, किसी भी कारण से खत्म हो। सर एक बात कहिए, चरस गांजा नशे से एड्स बनता है क्या? हमारी WBC खत्म हो, वो लड़के चरस गांजा नशा करते थे, एक कमरे में बंद रहते थे, उसके अंदर की WBC खत्म हो गई। भाई ये बताओ, तुम्हें खाना पीना कुछ है नहीं, सुबह से शाम तक तुम्हें केवल नशे में डूबते रहना है, नशे में डूबते रहना है, तो आपके बॉडी से WBC ना खत्म होगी तो कहा हम लोग खत्म होंगे, ठीक है। इसके बाद इधर इसके अभी नहीं देखा क्या, रुक जाओ, अभी केवल पता चला, आगे सुनो। जब मनुष्य में वो टेस्ट हुए तो टेस्ट होने के बाद पता चला कि इनकी जो WBC थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। WBC खत्म हो रही थी, जिसके कारण फिर इसका नाम क्या रखा, ह्यूमन। बाद में जब ह्यूमन के अंदर इसको देख लिया गया तब इसका नाम क्या रखा, ह्यूमन, और नाम भी वही रखा गया, जो उन्होंने देखा, क्या, ह्यूमन इम्यूनो, मतलब इम्यून सिस्टम को, WBC को जो कम कर देता है, मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र को जो कम कर देता है उसको वायरस कहते हैं, और शॉर्ट में इसको HIV कहते हैं। क्या कहते हैं? HIV कहते हैं। बात समझ में आ गई? इसका नाम क्यों HIV पड़ा? क्यों? क्योंकि ये मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र को कम कर देता है। कौन करता है? वायरस। कौन सा वायरस? HIV। ठीक। इसके बाद इसको, इस रोग को क्या कहा गया? तो जो ग्रहण करता है किसको? प्रतिरक्षा तंत्र की कमी को, जो प्रतिरक्षा तंत्र की कमी को ग्रहण करता है, जिसमें ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, उसको एड्स कहते हैं। क्लियर? अब इसके बाद आते हैं चिंपैंजी। जब चिंपैंजी में देखा गया कि यार चिंपैंजी में भी ऐसा रोग है जो मनुष्य में देखा गया है, इसकी भी WBC कम हो रही है, तब फिर कहा गया कि इसकी खोज तो हम पहले कर चुके थे,
तब बताया गया कि भाई सबसे पहले ये जो वायरस है, इस वायरस को चिंपैंजी में देखा गया। भाई हमको पहले पता चल गया कि ये वायरस की कमी से इसकी WBC कम हो रही है, लेकिन हमको ये नहीं पता था किस कारण। लेकिन बाद में जब ये पता चला कि इस कारण, तब कहा गया कि इस रोग को तो हम पहले चिंपैंजी में देखे थे, यही रोग था जो WBC कम कर रहा था। तब बताया गया कि ये रोग जो है पहले सबसे पहले चिंपैंजी में देखा गया, इसके बाद मनुष्य में देखा गया। ये रोग दो चीजों से फैलता है, या तो सेक्सुअल अटैचमेंट या तो फिर आपके साथ कोई घटना के साथ दुर्घटना। जी, अब जैसे हम लोग हैं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग शेविंग करवाने जाते हैं। शेविंग करवाते समय हम लोग करते क्या है कि ब्लेड यूज करते हैं हम अपनी दाढ़ी में शेव करवाने के लिए। लेकिन कई लोग करते क्या है कि जो नाऊ होते हैं ब्लेड चेंज नहीं करते हैं, उसी से बनाते हैं। इससे पहले उस ब्लेड से किसने बनाया है हमको नहीं पता, लेकिन जब उसने ब्लेड यूज की तो उस ब्लेड से हमारे कट गया और पता चला कि उसके ब्लड पार्टिकल्स हमारे अंदर चले गए। उसको टीबी है, उसको कैंसर है, उसको एड्स है, उसको कौन सा रोग है, उसको फलाना है, उसको ढमका है, उसको कौन सा रोग है हमको नहीं पता, लेकिन पार्टिकल्स हमारे अंदर गए कि नहीं। अब पता चले उसके जो चुन्नू मुन्नू वाले पार्टिकल्स थे, वो चुन्नू मुन्नू जाके हमारे अंदर कब्दस मचा दिए। अब कुछ दिन बाद पता चला कि वो जो चुन्नू मुन्नू थे वो हाथी बनकर हमारे अंदर सवार हो गए। बात समझ में आ रही है। इसके बाद आ जाओ, ये हो गया दूसरा, डॉक्टर के पास पहुंच जाओ। जो डॉक्टर हैं, सुनो इधर, जो डॉक्टर हैं अपना 5 रुपए बचाने के लिए इंजेक्शन चेंज नहीं करते। जो एक को ठोका था वही इंजेक्शन उठा के तुमको ठोक देंगे, जिसके कारण जो रोग उस व्यक्ति को था वो रोग किसके अंदर आ गया, आपके अंदर। इसीलिए जब ये सारी चीजें कराई जाती हैं तो अपने आंखों के सामने क्यों आपको कोई भी रोग पहुंचाया जा सकता है। इसीलिए इन सारी चीजों में भी हमें सतर्कता बरतनी चाहिए। तो एड्स वायरस का इतना टॉपिक क्लियर। आ जाओ लाइफ साइकिल में। इसके बाद ये एड्स खत्म, कल कैंसर खत्म कर देंगे, लेशन खत्म, ठीक है। सर एड्स के बारे में कुछ नहीं लिख पाएंगे, यही सारी चीजें लिखी, अरे इसमें नोट्स यही सारी चीजें लिखी। वीडियोस देख देखिए, वीडियो से नहीं, इसमें फिगर से, फिगर बस बना लेना है ये पूरा। एक टॉपिक तुम्हारे पास है, इसमें एक टॉपिक, मजा आती है बाबा से लिख लिख के पढ़ने में। एक टॉपिक है तुम्हारे पास। देखो इस तरह पढ़ाने में मुझे भी मजा आता है, लेकिन एक चीज बता दें, इस तरह में बैठे रहते हो ना तो आधे लोग यही सोचेंगे कि यार आते हैं 1 घंटा से चुटिया के जैसे पक्का के जैसे ताकते नहीं, कई लोग सोचेंगे। और सबसे सटीक होता है ये, और सबसे अच्छा होता है नीट प्रिपरेशन का फंडा। इसमें एक एक चीज आपकी क्लियर होती है, समझे। केवल हमें चिल्लाना है, आपको सुनना है। चलो आगे देखो, इतना क्लियर। कोई क्वेश्चन हो तो भाई पूछ लेना, है कोई क्वेश्चन? और इसे थोड़ा दूसरी चलो देखो, तो इसको थोड़ा और ऐसे कर दीजिए। हाँ बताओ। देखो अब लाइफ साइकिल कितना ही रहा, नहीं दिख रहा मुझे, इतना बड़ा पूल, नहीं दिख रहा। इधर बैठो, जल्दी टपको, मतलब जल्दी बैठो, दिमाग आगे बोलो। अब देखो इसमें जो लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल इसमें देखो, इसमें हमने 2 स्टेजेस बनाई हुई है। पहली है आपकी बैक्टीरिया, दूसरी है हमारी सेल, ठीक है। ये है तुम्हारा सॉरी बैक्टीरिया कह रहे हैं, ये है तुम्हारा वायरस और ये है तुम्हारी ह्यूमन सेल, ठीक है। ये ह्यूमन सेल है, ये ह्यूमन न्यूक्लियस है। पहले पूरे ऑर्गन सुन लो, ये हमारा वायरस है, मार्कर चेंज,
देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा वायरस है और ये क्या है हमारा, ये है हमारा ह्यूमन सेल। क्या है, ह्यूमन सेल, ठीक है। और ये क्या है, हमारी ह्यूमन बॉडी, जो ये प्रोसेस चल रही है ह्यूमन बॉडी के अंदर, हमारे अंदर। इसके बाद ये क्या है, ये है हमारा ह्यूमन न्यूक्लियस। क्या है, ह्यूमन न्यूक्लियस। इतनी चीजें समझ में आ गई। ये वायरस हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश कर चुका है। सबसे पहले क्या पाई जाती है, तो हमने बताया हुआ था कि हमारी बॉडी सेल में, हमारी जो सेल होती है, सेल में हमारी एक चीज पाई जाती है जिसको हम कहते हैं CD4 सेल। बताया था, CD4 सेल। क्या कहते हैं, CD4 सेल। क्या, CD4 सेल है क्या, इसको रिसेप्टर सेल कहते हैं। रिसेप्टर जानते हो, हैं? रिसीव करना, रिसीव से बना हुआ है रिसेप्टर। रिसीव लेना, ठीक है, रिसीव से बना हुआ है रिसेप्टर। तो जो हमारी सेल होती है उसमें रिसेप्टर सेल पाई जाती है। और एक चीज और होती है जिसको हम CCR5 कहते हैं। क्या कहते हैं, CCR5, ठीक है। क्या कहते हैं, CCR5। ये देखो ये लिखा हुआ है CD4 सेल और ये है CCR5, ठीक है। CD4 सेल हमने बता दिया जिसको रिसेप्टर सेल कहते हैं। CCR5 क्या कहलाता है, तो इसको भी हम रिसेप्टर सेल कहते हैं, ठीक है। और CCR5 ये है क्या, तो ध्यान रखना, इसको कहते हैं कीमोसाइन को रिसेप्टर। क्या कहते हैं, कीमोसाइन को रिसेप्टर। क्या कहते हैं, कीमोसाइन को रिसेप्टर 5, ठीक है। कीमोसाइन को रिसेप्टर 5 ये नंबर होता है। इसके बाद ये जो हमारी CD4 सेल और CCR5 सेल है, ये क्या करती हैं, ये रिसेप्टर सेल होती हैं। जो वायरस हमारी सेल के अंदर जाते हैं, ये आने के बाद हमारी कहां से जुड़ती हैं, हमारी ग्लाइकोप्रोटीन 120 आकर रिसेप्टर सेल में रिसीव हो जाती हैं। मतलब हमारे सेल में आने के बाद वायरस हमारे अंदर आया तो हमारी कोशिकाएं इससे रिसेप्टर सेल को रिसीव करने के लिए पहले से हाथ फैलाए खड़ी रहती हैं, आओ तो हम रिसीव कर रहे हैं, तुम टपको। और जैसे वो टपकती हैं तो ये CD4 सेल और CCR5 सेल ये क्या कर लेती हैं, 120 से जुड़ जाती हैं। और जुड़ने के बाद क्या करती है, वायरस अपनी ओर खींचता है। CD4 सेल रिसेप्टर सेल अपनी ओर खींचते हैं, वो अपनी ओर खींचते हैं, ये अपनी ओर खींचते हैं, जिसके कारण इन खींचातानी के चक्कर में ये जो हमारा वायरस होता है, यह वायरस हमारा कहाँ चला जाता है, हमारे कोशिका के अंदर जाता है। लेकिन ध्यान रखना, कोशिका से जैसे ही ये वायरस जुड़ा, कोशिका से जैसे ही ये वायरस हमारा, ऐसे ये वायरस हो गया, ये कोशिका हो गई, तो जैसे ही कोशिका से वायरस जुड़ा, तो जुड़ने के बाद हमारी वायरस की जो इन्वलप लगी हुई है वो अंदर प्रवेश नहीं करेगी, वो वहां से हट जाएगी। क्या हो जाएगी, वो वहां से हट जाएगी। ये फ्यूजन हो रहा है किसका, वायरस का और सेल का, ठीक है। ये आपस में जुड़ रही हैं और जैसे ही जुड़ेंगी तो इसमें से जो हमारा कोर पाया जाता था वायरस का, बताया था कोर, सेंट्रल स्टेज ऑफ द वायरस। वायरस का जो कोर होता है, कोर के अंदर क्या क्या बताया था हमने, कोर के अंदर दो चीज, जीनोम और प्रोटीन्स। जीनोम और प्रोटीन का एंजाइम, जीनोम और एंजाइम। हमने 3 एंजाइम बताए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज और प्रोटीएज, ये 3 एंजाइम। तो केवल हमारी ये 3 एंजाइम और हमारा RNA ही अंदर प्रवेश करेगा। कौन प्रवेश करेगा, RNA और एंजाइम, यही केवल हमारे अंदर प्रवेश करेंगे। तो जैसे ही ये हमारे अंदर प्रवेश करते हैं तो ये जो RNA होता है, यह RNA किस रूप में होता है, ssRNA। किसके रूप में, सिंगल स्ट्रैंड RNA के रूप में पाया जाता है। जब यह वायरस का हमारा जीनोम हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करेगा, ध्यान से सुन लेना,
वह जीनोम किस रूप में होगा? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के रूप में पाया जाता है। जैसे ही सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के रूप में होता है वैसे ही हमारा यहाँ पर पाए जाने वाला एंजाइम, वायरस के अंदर पाए जाने वाला जो एंजाइम है, कौन सा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ये तुरंत ही इसको क्या करता है? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए से इसको बदल देता है किसमें? सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में। किसमें? सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में। अब देखो भैया कह दो कि सर जी ये बताइए हमको तनिक कि सिंगल स्ट्रैंड आरएनए और सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में फर्क क्या है? वो पता है। हाँ तो बता दो हमको। सर क्योंकि इसमें ऑक्सीजन एब्सेंट रहता है। तो हम झापड़ मारेंगे तो वो भी एब्सेंट हो जाएगी। क्या अंतर है? अंतर ये है बेटा कि जो हमारा सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, अभी आरएनए है ना, पहले दिमाग लगाओ, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन, समझ गए? अभी जो हमारा आरएनए है उसमें हमारा पाया जा रहा है यूरेसिल। क्या पाया जा रहा है? यूरेसिल। ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है। लेकिन जैसे ही ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इसको क्या करता है? डीएनए में कन्वर्ट करता है। यूरेसिल की जगह यहाँ पर थाइमिन को जोड़ देता है और ये कन्वर्ट हो जाता है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में। किसमें? सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में। तो जो हमारा सिंगल स्ट्रैंड आरएनए था वह कन्वर्ट हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा। किसमें? सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में। और सिंगल स्ट्रैंड डीएनए फिर से क्या करेगा? फिर से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज करेगा। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए क्या करेगा? फिर से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज करेगा। किस लिए? कि अभी तुमने मुझको सिंगल स्ट्रैंड आरएनए से सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में बदला है। अब कमबख्त तुम ही मुझे सिंगल स्ट्रैंड डीएनए से डबल स्ट्रैंड डीएनए में बदलोगे, मैंने तो गोली मार दूंगा। बात समझ में आ गई? तो ये जो हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम हमने बताया था ना, 3 एंजाइम है, 3 में से एक का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। यहाँ देख लेना, जो हमारा वायरस के अंदर एंजाइम थे उन्हें एंजाइम का हम यूज करेंगे, बाकी से हमको मतलब नहीं है। ठीक है? तो हमने पहला एंजाइम यूज किया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। यह एंजाइम क्या कर रहा है? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए को पहले कन्वर्ट किया किसमें? सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में। फिर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए किसमें कन्वर्ट हो रहा है? डबल स्ट्रैंड डीएनए में। लेकिन किस एंजाइम के द्वारा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के ही द्वारा। यहां लिख लो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा ही ये परिवर्तित हो रहा है। और जैसे ही हमारा ये एस डीएनए कन्वर्ट हो जाता है किसमें? डीएस डीएनए में, डबल स्ट्रैंड डीएनए में, तो इसको हम क्या कहेंगे? डबल स्ट्रैंड डीएनए को क्या कहेंगे? बोलो, बको है क्या? बोलो, थोड़ा और दिमाग लगाओ दिमाग। हमें पता है कि ऊपर वाले ने कम भेजा है, लेकिन जितना भी भेजा है दिमाग लगा कर बताओ क्या कहें। नहीं पता? हाथ खड़े कर दो अगर नहीं पता। बम बोले, बम बोले। इसका दूसरा नाम पूछा है, हाथ खड़े कर दो सब लोग, तब मैं बताऊँ। खड़े हैं? पता है सर? नहीं पता? क्यों? श्री 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 ओम। अरे वाह, चलो देखो इसको हम कहेंगे, ध्यान से सुनना, नाम लेंगे तुरंत बोलोगे टक्क से, ठीक है? इसको हम कहेंगे वायरल आरएनए, जो कन्वर्ट हो रहा है वायरल सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में, फिर कन्वर्ट हो रहा है वायरल डबल स्ट्रैंड डीएनए। मतलब ये जो डीएनए हमारा बना, ये कैसा डीएनए बना? ये वायरल डीएनए है। कहेगा एचआईवी का, एचआईवी का ये क्या है? वायरल डीएनए है। कैसा डीएनए? वायरल डीएनए, मतलब सर इन्फेक्टेड डीएनए है ये। बात समझ में आई? ये है पूछ रहे थे कि ये डीएनए अब कैसा डीएनए है? कैसा डीएनए है? वायरल डीएनए। सर आप ये कह रहे थे इसका दूसरा नाम क्या है? हमने नहीं पूछा, इसने कहा, किसने पूछा था इसका दूसरा नाम? ये बैठे कहाँ कोच, किसने पूछा कि सर इसका दूसरा नाम ये है? बोल नहीं, हम पूछ रहे
रहते हैं क्या? ठीक है, अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये बताओ भाई, क्वेश्चन कर लेते हैं कि ये बताओ कि वायरस को रिसीव करने का काम कौन करता है? देखो आगे वाले कम बोले, पीछे वालों को चांस ज्यादा दे, ठीक है। हाँ ये देखो भाई, देखो देखो। हाँ तो रिमझिम आप बताइए बेटा कि जो रिसेप्टर सेल होती है वो कितनी होती है? हाँ कौन कौन सी? बोलो बोलो, बोल गई। हाँ खुशी खुशी दोनों बताइए, रिसेप्टर सेल कौन सी है? कौन कौन सी? ज्योति वेरी गुड, शाबाश, क्या बात। हमने बताया था जो रिसेप्टर सेल है वो दो होती हैं, CD4 सेल और CCR5। अच्छा ये बताइए कि जब वायरस सेल के कांटेक्ट में आता है दुर्गा, यहाँ टिकटॉक वीडियो नहीं बना रहा, जब हमारा वायरस सेल के कांटेक्ट में आया, ध्यान से सुनना, जब वायरस हमारा सेल के कांटेक्ट में आया तो सेल के अंदर वायरस का कौन सा भाग जाता है? धैर्य धारण करें, धैर्य धारण करें, वो अभी फ्लो में आ रहा। हाँ बताओ, न्यूक्लिक एसिड। हाँ तुम बताओ, नहीं पता, तुम बताओ, नहीं पता, तुम बताओ, ए छोटे भैया तुम बताओ, तुम बताओ। हाँ आ जाए। हाँ सोनी जी आप बताइए। हाँ पूरा वायरस जाता है, भला हो तुम्हारा। अरे धैर्य धारण करो, हो गया तुम्हारा नंबर फिर। अब हाँ तुम बताओ, वंशिता नहीं पता, तुम बताओ, तुम बताओ, धैर्य धारण करो, वही बता रहा हूँ। तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ, सीधा सा बात कहो ना, कोर जाता है। यही मैं बोलने वाली थी। मैंने कहा कौन सा भाग जाता है, कौन से पार्ट नहीं। सर सुनिए, बोला सही है, केवल न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम ही जाएंगे, क्योंकि कोर में दो ही चीज है, न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम। यही तो हमने बताया। तो हमारी सेल के कांटेक्ट में आने के बाद इधर जब तक ये पूरा ना होगा छोड़ूंगा नहीं, चाहे केमिस्ट्री छूट जाए, ध्यान रखना। हाँ चली जाना, चली जाना, 5 से 10 मिनट लगेगा, क्योंकि ये टॉपिक खत्म होगा। इधर ये आप आगे सुनो, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? DSDNA तक है, वो शाम की क्लास में पूछा जाएगा। सर वो आप वीडियो कॉल करते हैं, उसमें नहीं, ऑडियो भेजा करिए, ज्यादा मजा आती है। इधर छोड़ो, इधर देखो, ये तुम्हारा क्लियर हो गया। वायरस से न्यूक्लिक अम्ल, वायरस से न्यूक्लिक अम्ल या कोर का जो पार्ट है वो अंदर आया, उससे हमारा केवल दो चीज आएगा। क्या क्या आएगा? हमारा न्यूक्लिक अम्ल आएगा और एंजाइम आएंगे, ठीक है। इसके बाद जो एंजाइम आए हैं उनमें से पहला एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, वो क्या करेगा कि वायरस का जो आरएनए था, जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए था, उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम किस में बदल देगा? डबल स्ट्रैंड आरएनए में बदल देगा। और फिर वही एंजाइम सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को डबल स्ट्रैंड डीएनए में बदलेगा, ठीक है, जिसको हम वायरल डीएनए कहते हैं। अब इसके बाद ये जो वायरल डीएनए है यह प्रवेश करेगा कहाँ? हमारा अंदर न्यूक्लियस के। कहाँ पर? न्यूक्लियस के। इससे पहले इसको हम बताएं, हमारे कैमरे में ये सब आ रहा है ना, ठीक। इससे पहले हम इसको बताएं तो पहले अभी ये सुन लो आप। सबसे पहले आपका ये डीएनए कैसा है? ये नॉर्मल डीएनए है। कैसा डीएनए है? नॉर्मल। अभी इन्फेक्टेड डीएनए नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डीएनए केवल अभी अंदर प्रवेश किया है न्यूक्लियस के। इधर ध्यान से देख लो यार, नहीं मन लग रहा है, खुचड़ाए में तेरा ज्यादा मन लगता है।
ठीक है, तो ये डीएनए अंदर प्रवेश किया तो अभी ये जुड़ा तो नहीं है ना, नहीं जुड़ा ना, तो इन्फेक्टेड अभी नहीं है। ये नॉर्मल डीएनए है, ये इन्फेक्टेड डीएनए है, अलग अलग। लेकिन अब हमने अभी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज किया जिससे हमारा सिंगल स्ट्रैंड आरएनए कन्वर्ट हो गया डबल स्ट्रैंड डीएनए में। किसका इस्तेमाल किया था? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का। किसका? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का, जिससे हमारा सिंगल स्ट्रैंड डीएनए कन्वर्ट हो गया किसमें? डबल स्ट्रैंड डीएनए। अब इसके बाद जैसे यह डीएनए हमारे न्यूक्लियस के अंदर पहुंचा वैसे ही दूसरा एंजाइम यूज होगा, इंटीग्रेज एंजाइम। क्या इंटीग्रेज। अब इंटीग्रेज के दो काम है। कौन सा? भैया जो काटेगा वही जोड़ेगा भी। यही होता है ना कि जो काटेगा वही जोड़ेगा, है कि नहीं? अब जैसे ये मोबाइल है, कहते नहीं है जो तोड़ेगा वही जोड़ेगा। मतलब हमारा मोबाइल तुमसे गिरा है, हमारा मोबाइल सही करवा के दे देना, तुम ही दो, है कि नहीं? यही है ना। तो भाई इंटीग्रेज एंजाइम क्या करता है? ये हमारा जो खुद का डीएनए है, इस डीएनए को बीच से क्या कर देता है? तोड़ देता है। क्या कर देता है? तोड़ देता है। तो तोड़ने का काम किसका हुआ? इंटीग्रेज एंजाइम का। किसका? इंटीग्रेज एंजाइम का। और इंटीग्रेज एंजाइम ही क्या करता है? इस वायरल डीएनए को इस नॉर्मल डीएनए के साथ जोड़ने का काम भी करता है। लेकिन अब जैसे ही ये वायरल डीएनए नॉर्मल डीएनए के साथ जुड़ गया वैसे ही ये हमारा जो डीएनए है ये किसमें बदल गया? वायरल डीएनए में। किसमें? वायरल डीएनए। अब इसमें से रिप्लिकेशन होंगे। रिप्लिकेशन का मतलब इस डीएनए के ही जैसी कॉपियां होंगी। अब अगर कॉपियां हुई तो ये हमारा पहले नॉर्मल अगर डीएनए था तो नॉर्मल डीएनए का निर्माण भी होता था। अब अगर इन्फेक्टेड डीएनए है तो इन्फेक्टेड डीएनए का ही तो निर्माण होगा, है? इन्फेक्टेड डीएनए ही तो बनेगा। तो भैया अब कैसे रिप्लिकेशन हो रहा है? इन्फेक्टेड रिप्लिकेशन हो रहा है। लेकिन जैसे ही हमारा रिप्लिकेशन के दौरान हमारा डीएनए निर्माण होता है तो किसका निर्माण करता है? एंजाइम, हार्मोन्स, प्रोटीन के निर्माण के लिए ये किसका निर्माण करता है? आरएनए का। कौन से आरएनए का? मैसेंजर आरएनए का। तो ये हमारा न्यूक्लियस के बाहर जैसे ही निकला तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? मैसेंजर आरएनए में। मैसेंजर आरएनए में क्या किया जाता है? प्रोटीएज एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? प्रोटीएज एंजाइम, जो तुम्हारे प्रोटीन्स बनाने में क्या करता है? मदद करता है। और वो प्रोटीन बनाकर क्या करता है? इसको दे देता है। किसको? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए को। क्यों? क्योंकि अब ये आरएनए बन गया ना, तो ये तुम्हारा सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है। और यही प्रोटीएज एंजाइम क्या कर देता है? इसके ऊपर हमारी एक लेयर बना देता है। इस एमआरएनए के ऊपर, इन्फेक्टेड एमआरएनए के ऊपर क्या कर देता है? एक लेयर बना देता है। ठीक है, अभी ये पूरी तरह से डेवलप वायरस नहीं है, ये इनडेवलप वायरस है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर अभी कैप्सिड की लेयर है चढ़ी है। इसके ऊपर किसकी लेयर चढ़ी है? कैप्सिड की। लेकिन इसके ऊपर अभी इनवलप की लेयर नहीं बनी है। तो यही क्या करता है? जब इस लेयर को बाहर भेजा जाता है तो यह लेयर बाहर जाने के बाद अपने चारों तरफ किसकी लेयर बना लेता है? कैप्सिड की लेयर बना लेता है। और यह नया वायरस हमारा तैयार हो जाता है एक नए सेल को प्रभावित करने के लिए। और इस तरह से अब इसके अंदर ये जो इन्फेक्टेड डीएनए हो गया हमारे सेल के अंदर, अब यही सेल हमारे बॉडी से जितने भी आरएनए बनाएगा वो इन्फेक्टेड आरएनए बनेंगे और हमारे बॉडी से एड्स वायरस कंटिन्यू अब क्या होंगे? बनते, और यहाँ से हमारा एड्स। सर इस प्रोसेस को होने में कितना टाइम लगता है? सबसे पहले तो ये हमारी इम्यून सिस्टम को खत्म करेगा। 10 से 15 साल तक तो भी इसको लगेगा सिम्टम्स लाने में। 10 से 15 साल तब तक मान सर कोई बीच में निपट जाए, उसके बाद पता चलेगा कि हमें एड्स है। हाँ, इसके बाद पता चलेगा।